जय भीम साथियों, मैं लक्ष्य कमांडर ऋषभ अपने दलित समाज से संबंधित कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा और प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको दर्द महसूस हो तो उस दर्द को महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये दर्द जरूरी है। सोचिए, जो आज माहौल है, आज जिस तरह से छुआछूत का माहौल पूरे देश में है कि एक दूसरे को छूना नहीं है, इस माहौल को एक वर्ग ने हजारों सालों से झेला है। हजारों सालों से इसकी पीड़ा हमारे दलित समाज ने झेली है। जो माहौल आज आप देख रहे हैं, क्या कारण है कि आज आजादी के इतने साल होने के बावजूद भी, इतना आरक्षण और इतने अधिकार मिलने के बावजूद भी हम, समानता तो दूर की बात है, 1% भी हम ऐसे लोग नहीं है जो आगे बढ़ पाए। क्या कारण है कि हम पीछे रह गए? इसका कारण है हमारा इतिहास, इसका कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था। हमारे लोग सक्षम नहीं हैं कि वो पढ़ाई लिखाई कर पाए, हमारे लोग सक्षम नहीं थे कि वो सारी चीजों को जान पाए, और हमारी शिक्षा व्यवस्था ने कभी भी इन चीजों को उजागर नहीं किया। यही कारण है कि हम आज पीछे हैं, यही कारण है। मेरे दोस्तों, मैं कुछ इतिहास से रिलेटेड कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। भारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता आती थी। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण इन दोनों सभ्यताओं का विनाश हो गया, और इन दोनों सभ्यताओं के अंदर कोई भी जातिवाद नहीं था, सब कुछ समान था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कुछ ऐसा हुआ, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई जिसकी वजह से ये सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद भारत के अंदर वैदिक सभ्यता आई। लगभग 3500 साल पुराना वैदिक सभ्यता का इतिहास है, जिसके बाद वेद पुराण ये सारी चीजों की रचनाएं हैं, और साथ में रचनाएं हुई जाति की, साथ में रचनाएं हुई वर्गों की। बहुत सारे वर्ग ऐसे बने, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपने सुना होगा इनके बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो सर्वोपरि अपने आप को कहते थे कि हम सर्वोपरि हैं, जिन्होंने इन सारी रचनाओं को रचा और इन सारी रचनाओं को इस तरह से ढाला कि हमारा जो समाज है एक तरीके से चल पाए। तो इनके हिसाब से जो ब्राह्मण थे वो सर्वोपरि थे। उसके बाद क्षत्रिय थे, जो देश के शासन और देश के राज को संभालते थे, जो राजा महाराजा हमारे हुआ करते थे। उसके बाद वैश्य थे, जो व्यापार करते थे, बड़े बड़े व्यापारियों से मिलते थे, व्यापार करते थे और राजाओं के लिए धन अर्जित करते थे। उसके बाद आते थे शूद्र। शूद्र वो लोग होते थे जो हम प्रजा के लिए और राजा के लिए और अन्य लोगों के लिए जो छोटे छोटे काम करते थे, जैसे सब्जियां उगाना, जैसे कपड़े सीना, जैसे बाल काटना, जैसे खेती करना, और भी जैसे घड़े बनाना, ये सारे, जैसे दूध निकालना, ये सारे जो काम होते थे ये शूद्रों के हिस्से में थे, जितने भी मेहनत के काम थे। और इनको कोई भी संपत्ति रखने का, जमीन जायदाद रखने का कोई अधिकार नहीं था। इनके भी नीचे एक वर्ग था, इनके भी नीचे एक वर्ग था जिन्हें हम दलित कहते हैं, जिन्हें हम अछूत कहते थे, जिसके अंदर जो व्यक्ति सफाई का काम करता था, यानी उससे भी नीचे स्तर का काम होता था और उससे भी कठिन काम होता था, वो लोग अछूत थे। उन्हें हमेशा बाहर रखा जाता था, उन्हें छुआ नहीं जाता था। गले में मटका, पीठ कमर में झाड़ू, ताकि उनकी छाया भी ना पड़ पाए। जिस गली से वो जाते थे, पीछे से वो झाड़ू लगती हुई जाती थी, ताकि उनके पैरों के निशान मिटते हुए चले जाए। मटका लगाया जाता था ताकि अगर वो कभी थूकना चाहे तो उस मटके में थूके जमीन में ना गिरे। हाथों में पैरों में घुंघरू बांधे जाते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि शूद्र आ रहा है, लोगों को पता चल जाए अछूत आ रहा है और वो गली छोड़ दें। जो माहौल आज है, लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, वो माहौल हमने हजारों सालों से झेला है। मैं अपने दलित समाज को ये सारी चीजें क्यों बताना चाह रहा हूं? सुनिए इन चीजों को समझिए। ये है हमारा इतिहास। उस समय आपको अधिकार दिलाने कोई नहीं आया। बहुत सारे हमारे ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने आंदोलन किए, जिन्होंने इस चीज का विरोध किया, लेकिन उनके विरोध और उनकी चीजें कहीं काम नहीं आई।
बहुत बुरी तरह से हम लोग प्रताड़ित किए गए, बहुत बुरी तरह से हमारी जिंदगी थी। गांव के बाहर बस्ती बना के हमको दी गई, झोपड़ी, बिल्कुल बुरी तरह से रहने की व्यवस्था थी। वहां पर बहुत बुरा सलूक होता था, ना खाने के लिए कुछ, ना पहनने के लिए कुछ। सिर्फ एक काम आप कर सकते हैं, वही झाड़ू पोछा, वही नाली साफ करना, वही गंदगी साफ करना। ये था हमारा इतिहास। और इसके अलावा कुछ सोचना भी पाप था। ये था उन वर्ण व्यवस्थाओं के अंदर कि हमें कुछ सोचने का भी अधिकार नहीं था कि हम ऊपर लेवल पे सोचें। हमें कहा जाता था कि तुमने पिछले जन्म में कुछ बुरे काम किए होंगे, इस वजह से तुम इस जन्म में ऐसे पैदा हुए, और अगर इस जन्म में अच्छा काम करोगे तो हो सकता है पिछले जन्म में तुम ऊपर कुछ उच्च वर्ग में पैदा हो जाओ। इस तरह से डराया जाता था। हमें सिर्फ गुलामी के लिए बनाया गया था। एक जानवरों की तरह हमारी वैल्यू थी। जिस तरह से जानवरों को बेचा जाता था, उसी तरह से हमारा भी व्यापार होता था। हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं था कि भारत के अंदर किसका आक्रमण हो रहा है, किसका राज हो रहा है, कौन राजा है कौन नहीं है, क्योंकि हमें कभी भी कोई सुविधाएं मिली ही नहीं। यही है हमारा इतिहास। बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित रहना और नालियों के कीड़े जैसी जिंदगी थी। सच्चाई है ये। हाँ, इन्होंने अपने आप को हमसे अलग दिखाने के लिए बहुत सारी चीजों की रचनाएं की, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, जैसे मंदिर, मस्जिद। मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ कुछ तथ्य है जो आपके सामने रखना चाहूंगा। और कभी भी हमें इन मंदिरों के आसपास से गुजरने भी हमको अलाउ नहीं था कि हम इन मंदिरों के आसपास से भी गुजरें, हमारी छाया भी ना पड़े, ऐसी व्यवस्था थी। समय बीता और इसका दुष्परिणाम भी भारत को झेलना पड़ा, क्योंकि भारत के अंदर विदेशियों ने हमले किए। विदेशियों को पता था कि भारत के अंदर इस तरह से लोग जातियों में और वर्गों में बटे हुए हैं। सिर्फ एक वर्ग है जो हमसे लड़ाई करेगा, क्षत्रिय। कुछ सैनिक पहुंचकर हम उन पे हमला करेंगे और हड़प लेंगे, और यही हुआ। भारत हमारा लगभग 1200 साल तक गुलाम रहा, विदेशियों से गुलाम रहा, कभी पुर्तगालियों से, कभी डच से, कभी फ्रांसीसियों से। और इन्होंने भारत, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे खूब लूटा, खूब लूटा। जी भर भर के यहां से सोना और बहुत सारे संसाधन जहाजों में भर भर के अपने देश ले गए। पूरी तरह से भारत लुट गया। तब भी किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ। अगर भारत एकता के सूत्र में बंधा होता तो शायद ये कभी ना होता। शायद अगर ये जाति व्यवस्थाएं ना होती तो शायद ये कहीं कभी ना होता। हाँ, एक वर्ग दलित, जिसे हम अछूत कहते हैं, उसके साथ कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंग्रेज आए, उसके बाद मुगलों का राज हुआ, वो मुस्लिम आए भारत के अंदर, उन्होंने आक्रमण किए और उन्होंने भी भारत में राज किया। कुछ भी नहीं बदला, दलितों के साथ वही रहा, वही व्यवहार, वही चीजें। हालांकि ये चीजें आज भी हैं। आजादी और इन सारी चीजों के होने के बावजूद, इतने साल बीतने के बावजूद, आज भी हमारे देश में ये सारी चीजें हैं। छुआछूत, जाति व्यवस्थाएं हैं, आज भी हैं। यही चीजें बताना चाहता हूं मैं आपको। उसके बाद भारत के अंदर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने देखा कि भारत में सब कुछ लुट चुका है, क्योंकि पहले से जो 1000-1200 साल से जो दूसरे देश के विदेशी हमारे देश से लूट के ले जा चुके, उन्हें पता है अब यहां कुछ नहीं रह गया, यहां रह गया मैन पावर। इन लोगों को यूज करो, इन लोगों से काम लो। और उन्होंने भारत के अंदर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। हमारे राजाओं के साथ मिलकर, उनके साथ चापलूसी करके ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, यानी कि जो हमारे शूद्र वर्ग के लोग जो काम करते, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय तो कुछ करते ही नहीं थे, सच्चाई है, उनका काम था सिर्फ राज करना, लूटना और अत्याचार करना और राज्य को चलाना वर्गों के हिसाब से, इन वर्णों के हिसाब से, ये उनका काम था। तो इन राजाओं ने, अंग्रेजों ने राजाओं के साथ मिलके हमारे जो काम थे छोटे छोटे, उनको छीन लिया।
कपास उगाना, ये आपने सुना होगा, आप पढ़ेंगे तो और चीज़ों की आपको जानकारी होगी। मैं संक्षिप्त में सारी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ये सारे काम, जो छोटे छोटे काम होते थे, वो सारे काम होने शुरू हो गए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था? भारत के अंदर और अधिकार चाहिए थे। उन्होंने क्या किया कि आपस में राजाओं को लड़ाना शुरू किया। इसके साथ मिलते थे तो उसकी बुराई, उसके साथ मिलते थे तो उसकी बुराई। ये राजा आपस में लड़ने लगे, क्योंकि इन्हें शिक्षा और चीजों से कोई मतलब ही नहीं था। बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्हें इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं था, वो सिर्फ यही सब करते थे। इन्होंने लड़ना शुरू किया। इसी दौरान अंग्रेजों को एहसास हुआ कि हमें भी सेना की आवश्यकता है, हमें भी अपने इस देश में इनसे लड़ने के लिए या इन्हें अपना पावर दिखाने के लिए हमारे पास भी सेना होनी चाहिए। और हम विदेश से इतनी लोग अपने नहीं ला सकते कि सेना बन सके, इतनी बड़ी सेना बन सके जो भारत के अंदर अधिकार कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि अंग्रेज ऐसे थे जो ये छुआछूत और ये वर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे। सच्चाई है, अगर दलितों का कहीं से विकास हुआ है तो वो अंग्रेजों से हुआ है। सच्चाई है मेरे दोस्तों। अगर दलित कहीं से आगे बढ़ पाए तो वो अंग्रेजों की वजह से बढ़ पाए। अंग्रेजों ने क्या कहा कि देखा कि एक वर्ग ऐसा है भारत के अंदर जिन्हें कभी यूज ही नहीं किया गया, बेचारे बस डले रहते हैं, उनका कोई काम नहीं है, बुरी अवस्था है उनकी, क्यों ना इनको यूज किया जाए। और उन्होंने हमारे लोगों को नौकरियां देना शुरू कर दी, सेना में भर्ती देना शुरू कर दी कि हम छुआछूत नहीं मानते। अंग्रेज जब पहुंचे दलितों के पास तो दलितों ने कहा कि साहब थोड़ा दूर रहिए, हम अछूत हैं, हमारी छाया पड़ जाएगी, आप अशुद्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हें नौकरी दे रहे हैं, हमारे साथ चलो, हमारी सेना में भर्ती हो। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे दलितों के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और बड़ी संख्या में दलित सेना में भर्ती होने लगे, उनके लिए लड़ने लगे, उन्हें खाना मिलता था अच्छा, अच्छे कपड़े मिलने लगे, अच्छा रहना मिलने लगा। किसे बुरा लगता है? और अच्छाई थी ये। जिस बहुत सारे राजा आए भारत के अंदर, बहुत सारे मुगल राजा आए, किसी ने भी इस दलित पे ध्यान नहीं दिया। ये बुरी तरह से प्रताड़ित रहे, बुरी तरह से अछूत और इन चीजों को झेलते रहे, किसी चीज का इन्हें अधिकार नहीं था। अगर कोई इन्हें अधिकार दे रहा था तो ये बहुत खुशी की बात थी। अंग्रेजों ने ही भारत के अंदर पहला स्कूल ऐसा खोला जिसके अंदर कोई भी जाति का व्यक्ति पढ़ सकता था, कोई भी जाति। बहुत विरोध हुए, उसके भी बहुत सारे विरोध हुए कि ऐसा नहीं हो सकता, भारत के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी जातियों के, ब्राह्मण के बच्चे शूद्र के साथ पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत विरोध हुए। लेकिन अंग्रेज थोड़ा सा इन चीजों के प्रति समझदार थे। उन्हें पता था अगर हमें मैन पावर यूज करना है तो हमें इन्हें शिक्षित भी बनाना पड़ेगा। अगर हमें मैन पावर यूज करना है तो हमें इन्हें टेक्नोलॉजी और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं बनाना, ये करना वो करना। क्योंकि भारत के अंदर अगर आज रेल हम देख रहे हैं, ट्रेन की सुविधाएं, ये अंग्रेजों के द्वारा ही लाई हुई है। अगर हम अच्छे हॉस्पिटल, सड़कें, ये सारी चीजें देख रहे हैं तो ये लगभग अंग्रेजों के द्वारा ही लाई हुई है। भारत का जो विकास जो था वो लगभग अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। तो अंग्रेजों को पता था कि हमें अगर मैन पावर यूज करना है तो हमें इन सारी चीजों को भी शामिल करना पड़ेगा, इन सारे लोगों को भी शामिल करना पड़ेगा और इन्हें शिक्षा भी देनी पड़ेगी। उन्होंने पहला स्कूल खोला। सेना उनके पास हो चुकी थी क्योंकि दलित उसमें शामिल हो चुके थे, तो सेना थी। उन्होंने अपना स्कूल खोला जिसके अंदर सारे लोग पढ़ सकते थे। वहां से हमारे एक महापुरुष पढ़ के तैयार हुए जिनका नाम था ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले ने बहुत सारी आगे चल के किताबें भी लिखी, जिसके अंदर एक किताब का नाम है गुलामगिरी। आप जरूर पढ़ें कि किस तरह से हमारे समाज ने हमारे वर्ग को गुलाम करके रखा था। जरूर पढ़ें। शिक्षा को उन्होंने बहुत महत्व दिया। उन्होंने ये मूर्ति पूजन, उन चीजों को बहुत इसका विरोध भी किया। हालांकि हम आगे की बात करते हैं। आप ज्योतिबा राव फुले के बारे में जरूर पढ़ें और नेट पे सर्च करें। आज हर व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी है, हर व्यक्ति के पास फोन है, वो गांव में हो या शहर में हो, इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, तो इन चीजों को देखें। ज्योतिबा राव फुले ने पढ़ाई की
पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया स्त्रियों के लिए। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले अपनी पत्नी को पढ़ाया। हाँ, इसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि भारत के अंदर अगर दलितों से भी ज्यादा दयनीय स्थिति किसी की थी तो वो थी महिलाओं की। महिलाओं की स्थिति दलितों से भी ज्यादा बुरी थी। कई तरह की प्रथाएं, कई तरह की बहुत सारी चीजें, कुरीतियां सब महिलाओं के ऊपर थोप दिया था। विधवा के बाद विधवा संस्कार, ये वो, पढ़ाई का उनको कोई अधिकार नहीं, घर से निकलना भी उनके लिए गुनाह था। बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो महिलाओं के लिए, और महिलाओं को ज्यादातर पूजा पाठ और इन चीजों में इन्वॉल्व रखा गया, क्योंकि उन्हें पता था अगर महिलाएं पढ़ गई, और अंग्रेज सारे लोगों को पता था अगर महिलाएं पढ़ गई और महिलाएं आगे बढ़ गई तो वो पुरुषों से आगे निकल जाएंगी, और ये सच्चाई है। तो महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए। उन्हें ज्यादातर घूंघट में और बहुत सारे जेवर, ये सारी चीजें पहना के, ताकि वो कभी भी शिक्षा और इन चीजों के प्रति जागरूक ना हो, इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहे, और महिलाओं को इस तरह से फंसाया रखा। ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को चुपचाप पढ़ाया कि अगर मैं महिलाओं को पढ़ाना चाहता हूं और समाज ऐसा है तो बहुत कठिनाई आएंगी, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा कठिनाई आएंगी, लेकिन अगर महिला पढ़ाएगी तो थोड़ी सुविधाएं हो सकती है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। उनकी पत्नी ने पढ़ने के बाद एक अपना स्कूल खोला, बच्चियों के लिए स्कूल खोला। बहुत विरोध हुए, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, जिसके अंदर सारे लोग पढ़ सकते थे, दलित समाज के लोग भी पढ़ सकते थे। और वहां से हमारे धीरे धीरे ये आंदोलन शुरू हुए। हमारे बहुत सारे लोगों ने बहुत संघर्ष किए। अंग्रेजों से हमें ज्यादा संघर्ष नहीं करने पड़े, लेकिन अंग्रेजों ने जो हमारे वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब से जो सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था लोगों को कि इनको क्यों पढ़ा रहे हो, इन नाली साफ करने, इन हमारे गुलामों को क्यों पढ़ा रहे हो, अगर ये पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो ये हमारे खोपड़ी चढ़ जाएंगे, ये सब काम कौन करेगा। यानी कि इन सारे कामों करने का ठेका तो हमने ले रखा था, हमारे समाज ने ले रखा था, हमें आगे। और सबसे बड़ी बात तो थी, वो डरते थे कि कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, कहीं हमसे आगे निकल गए तो। और आज यही हो भी रहा है, यही हो भी रहा है। चलो आगे की बात करते हैं। उस दौर के बाद हमारे बाबा साहब, क्योंकि सेना के अंदर जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने सेना में दलितों को भर्ती किया था, उनको शिक्षा की सुविधाएं दी थी। तो वहीं से एक उनके सेना के प्रमुख थे सूबेदार राम जी, उनके पुत्र थे भीमराव अंबेडकर साहब। हालांकि वो सेना में भर्ती हुए थे भीमराव के पिताजी, तो उन्हें वो सारी चीजें समझ में आ गई कि असमानता क्यों है, शिक्षा का क्या महत्व है। और उन्होंने अपने बच्चे को सब कुछ बचपन से ही समझाना पढ़ाना शुरू किया कि बेटा जातिवाद ये होता है, इस तरह से जातियों में बांटा गया है, इस तरह से हमारे साथ अत्याचार हुए, और तुम्हारा पढ़ना बहुत आवश्यक है। और अगर आज कमी है तो इन्हीं चीजों की, अगर आज हमारे समाज में कमी है तो इन्हीं चीजों की। हमारे जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो अपने बच्चों को कुछ बताता ही नहीं है, वो खुद उच्च जाति का अपने आप को घोषित करके बैठ जाता है। अपने बच्चों को वो हकीकत नहीं बताता कि किस दौर से हम गुजरे हैं। जब तक दिल में दर्द नहीं होगा, जब तक फीलिंग्स किसी चीज के साथ नहीं जुड़ेंगी, तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आज बाबा साहब को हम सब पूजते हैं, अगर बाबा साहब इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी हमारे बीच आए, तो कहीं ना कहीं वो दर्द ही तो था। और आज हमारे बच्चों में वो दर्द नहीं है, हमारे समाज में वो दर्द नहीं रह गया। एक छोटी सी कहानी है। दो बर्तन में दो मेंढक रखता है, एक व्यक्ति दो बर्तन लेता है, उनमें दो मेंढक रखता है। एक में बहुत तेज आंच, नीचे से आग जलाता है, बहुत तेज आंच कर देता है, पानी बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। और जब बाहर पानी बहुत तेजी से गर्म हो जाता है तो वो जो मेंढक होता है वो पानी से एकदम से उछाल मारता है और बाहर आ जाता है। और एक जार जो रहता है उसमें बहुत धीरे धीरे आंच होती है, बिल्कुल धीमी आंच में वो पानी को रखता है। मेंढक एडजस्ट करता जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा गर्म है, थोड़ा हिलता है, एडजस्ट करता है, फिर थोड़ा सा गर्म होता है, एडजस्ट करता है। एडजस्ट करते 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 करते
उसके अंदर वो क्षमताएं नहीं रह जाती कि वो उछल के बाहर आ जाए, उस उबलते पानी में मर जाता है। हमारे समाज की आज यही व्यवस्था है, यही अवस्था है। वो जो धीरे धीरे गर्माहट को सहन करने की, वो चलो ठीक है, चलो ठीक है, जो हो रहा है होने दो। एक समय था जब उस पानी के अंदर उबाल था और हमारा समाज उछल के बाहर आया था। और आज का समय है कि वो उबाल तो है, वो गर्माहट तो है, लेकिन बहुत धीमी है, जिसे हमारा समाज सिर्फ एडजस्ट कर रहा है। वो अपने बच्चों को या अपने समाज को जागरूक नहीं करना चाहता, पढ़ा लिखा वर्ग नहीं जागृत करना चाहता। वो अपने बच्चों को नहीं बताना चाहता कि हम किस अवस्था से आगे बढ़े हैं और हमें अपने समाज के लिए क्या करना है। चलिए आगे की बात रखते हैं। राम जी ने, जो भीमराव साहब के पिताजी थे, जो सेना में सूबेदार थे, अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे, उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और हर परिस्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराऊंगा कि हमारा समाज किस तरह से निकला है। और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बाबा साहब को हर चीज वो बताई, हर परिस्थितियां बताई कि देखो अपने समाज को, और तुम ही वो हो जो इस समाज को आगे निकाल सकते हो, तुम ही वो हो। वो दर्द उनके दिल में बचपन से ही वो बीज बोए गए, बचपन से ही वो बीज बोए गए उनके दिल में। हालांकि उन्होंने बहुत पढ़ाई की और पढ़ाई करने के साथ साथ बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन जब कोई इंसान बहुत अव्वल होता है, या आज के समय भी अगर हम देखेंगे कि गांव में कोई छोटा बच्चा है जो हर बार पढ़ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो धीरे धीरे उसका नाम होने लगता है। जो भारत के राजा थे उन्हें भी लगने लगा कि ये बच्चा बहुत होशियार है। और यही है जो अंग्रेजों की जो शिक्षा है, अंग्रेज जो ये करते हैं, बड़बड़ाते हैं, ये चीज हमको बता सकता है। इसको पढ़ा के भेजो विदेश और ये सीख के आएगा और हमको समझाएगा कि ये हम पे क्यों राज कर रहे हैं। 200 साल से अंग्रेज हम पे राज जो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सीख के आएगा और हमको बताएगा। और उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए डोनेशन दिया, उन्होंने स्कॉलरशिप दी, जिस स्कॉलरशिप से वो पढ़ने गए। बाबा साहब ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत पढ़ाई की, किसके लिए? अपने समाज के लिए। वो चाहते तो पढ़ के विदेश में ही नौकरी कर सकते थे, वो चाहते तो पढ़ के विदेश में या अपने समाज में वापस ही ना आते, अपने आप को भी उच्च घोषित कर देते, और समाज इन्होंने उच्च मान ही लिया था। वो वापस आए और अपने समाज के लिए लड़ा। उन्होंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए, सामाजिक आंदोलन किए, जिससे आज हमें बहुत सुख सुविधाएं मिल रही हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, जिस संविधान के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जिससे जातिगत रूप से हम पे कोई लांछन ना लगा सके। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, हमें आगे बढ़ने का अधिकार दिया, हमें कुछ भी पहनने का अधिकार दिया, हमें अच्छे घरों में रहने का अधिकार मिला। क्योंकि यह अधिकार कैसे मिला? शिक्षा से। क्योंकि उन्होंने हमें आरक्षण दिया, शिक्षा दी कि ठीक है, आपको पढ़ाई में इतने साल तक, इतने हजारों साल तक आप पीछे रहे, आपको सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद आप अपने समाज को भी वही सुविधाएं दें, आप अपने समाज को भी जागरूक करें, आप अपने समाज के लिए भी वही सारी चीजें करें। लेकिन हमारे समाज ने क्या किया? उस आरक्षण का लाभ तो ले लिया, लेकिन लाभ लेने के बाद जब बारी आई कि नीचे लाभ देना है, तब मुंह मोड़ लिया। क्योंकि नीचे लाभ देने के लिए उन्हें समाज में उतरना पड़ता, और समाज में उतरना पड़ता तो वो बड़े लोगों के साथ जो वो रह रहे हैं उन्हें पता चल जाता, अरे ये भी इसी जाति का है। और इस शर्म के वजह से वो भी अपने आप को बड़ी जाति का घोषित कर लिया। सोचो अगर बाबा साहब ने भी यही किया होता तो फिर क्या होता तुम्हारा? आज भी नाली साफ कर रहे होते। मेरे दोस्तों, ये चीजें समझने की आवश्यकता है कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है, और आज का समय क्या है। शिक्षा से हम दूर होते जा रहे हैं, वापस से वही व्यवस्थाएं आ जाएंगी। और अगर आज हम नहीं लड़े, इस पानी की गर्माहट को समझें और उछल के बाहर आएं, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है आज के टाइम पर। बाबा साहब ने अधिकार दिए, उस अधिकार से, उस आरक्षण से, उस संविधान से हमें इतनी सुविधाएं मिली कि हम आज अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं। तो यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब रही बातें कुछ देवी देवताओं से रिलेटेड भी मैं कुछ चीजें रखना चाहूंगा, क्योंकि भारत के अंदर मुगलों का भी राज था।
मुस्लिम राज भी शुरू हो गया था, मुस्लिम राजा भी थे। तो हिंदुओं को लगा, जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे, इनको लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के हिसाब से हम कम पड़ जाएं। तो उन्होंने अचानक से हमें सुविधाएं दे दी कि भाई आप भी मंदिर आ सकते हो। अरे जिस मंदिर के वजह से आपकी हत्याएं हुई, जिन मंदिरों के वजह से आपकी जीभ काटी गई, जिन मंदिरों के वजह से आपके कान में गरम शीशा डाला गया, जिन मंदिरों के वजह से आपके साथ इतने अत्याचार हुए, है कुछ नहीं उसमें। अगर मानवता आपके अंदर है तो आपको किसी मंदिर और किसी मस्जिद की आवश्यकता नहीं है, किसी ढोंग की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकृति ही हमारा भगवान है, ये प्रकृति ही हमारा ईश्वर है। लेकिन उन्होंने अपनी सुविधाओं के हिसाब से हमें अपने में कन्वर्ट किया। फायदा क्या हुआ उन्हें? फायदा ये हुआ कि मुस्लिम वर्ग को लगेगा कि देखो हम कितने ज्यादा हैं, उनको दिखाने के लिए। और ये ही आज हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा कट कौन रहा है, सबसे ज्यादा मर कौन रहा है? यही शूद्र, ओबीसी, एससी, एसटी। ब्राह्मण क्षत्रियों पे ज्यादा असर नहीं पड़ रहा, ये ओबीसी, एससी, एसटी जो है सबसे ज्यादा यही पिस रहे हैं। आज आवश्यकता है आपको शिक्षा की, उच्च पदों पे बैठने की, आज आवश्यकता है आपको शासन देखने की, आज आवश्यकता है आपको अपने घर परिवार, अपने समाज को सक्षम बनाने की। जब आप सक्षम बन जाएंगे, अपने परिवार को सक्षम बना लेंगे, तो इन चीजों में अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। आज इन चीजों की आवश्यकता है, ना कि हिंदू मुस्लिम करने की और ना कि मंदिर मस्जिद करने की। आज आवश्यकता है अपने बच्चों को पढ़ाने की, आज आवश्यकता है उनको एक अच्छे लेवल पे आईएएस ऑफिसर बनाने की, आज आवश्यकता है उनको अच्छा नेता बनाने की, आज आवश्यकता है उनको कंपनी पे एक अच्छा डायरेक्टर आज बनाने की आवश्यकता है, उनको वैज्ञानिक बनाने की। ये आवश्यकता है आज की। और दलित समाज जब अपने इतिहास को सामने रखेगा, अपने बीज जो बच्चे हैं उनके दिमाग में और दिल में वो बीज बोएगा, तभी हमारे समाज का विकास हो पाएगा और तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। और हमारे समाज के उन लोगों को जो आरक्षण और इन चीजों के दम पर आगे बढ़ गए, आज सक्षम हो गए, अच्छा पैसा है, अच्छा रुतबे से रह रहे हैं, अब नहीं है उन्हें आवश्यकता आरक्षण की। मैं मानता हूं इस बात को कि अब नहीं है, लेकिन मिला कहां से? आज उस कर्ज को लौटाने की आवश्यकता है जिस वजह से आप आगे बढ़े। अगर आज आपने वो सारी चीजें समाज को वापस लौटा दी तो हमारा समाज समानता में आके खड़ा हो जाएगा। वरना हम वो तो गर्त में जाएंगे ही, लेकिन आपका भी अभिमान ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, आप भी नीचे आ जाएंगे। तो जय भीम साथियों, इन चीजों को समझें और शिक्षा और आगे के विजन को लेके सोचें, अपने समाज के साथ रहें, एकता का प्रमाण दें, आपस में लड़ना बंद करें, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें। ये केकड़े जो होते हैं ना, एक जार से बाहर निकलना चाहता तो दूसरा उसका पैर पकड़ के खींच लेता है। ये चीजें बंद करें। और लोग ये चाहते हैं कि आप लोग ये करें, आपस में लड़ें, आपस में लड़वाया जाता है ताकि आप लोग आगे ना बढ़ पाएं। तो इन चीजों को समझें, गहराइयां समझें। जय भीम साथियों, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करना चाहूँगा।